नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को जिनका इंतजार था, जिसके लिए आपने हमें मैसेज भी किया था कि भाई आप ईरान के संकट पर कुछ क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि मैं जिन विषयों पर विशेषज्ञ नहीं होता उन पर मैं विशेषज्ञों का इंतजार करता हूं, उनसे बात करने को। क्योंकि ठीक है, पत्रकारिता का एक मतलब ये होता है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाएं, लेकिन आप हर एक चीज के मास्टर नहीं होते। और मैं रवीश कुमार पांडे भी नहीं हूं कि मैं सुई से लेकर जहाज तक पर बोलने की हिमाकत करूं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित सिंह। आप सभी इनका परिचय जानते हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं, जेएनयू से पढ़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के बड़े मास्टर हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक जी और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, ईरान से पहले जरा अपने संसद की तरफ आपको ले चलता हूं। संसद में कल हल्ला कटा कि भाई आप ईरान पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज सड़कों पर उतर आई वृंदा करात से लेके कांग्रेस की तमाम भीड़ कि ईरान हमारा दोस्त है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान इतना बड़ा दोस्त हमारा कब से हो गया, जो जहां एक तानाशाह का, एक शैतान का शासन था। और मान लीजिए कि वो दोस्त था भी, तो भारत न तो 3 में है न 13 में है। वो ईरान से जो उसको करना है वो कर रहा है, अमेरिका से जो उसको करना है वो कर रहा है। जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो एक अलग ही विधा के इंसान हैं। वो कभी कहते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिए, कभी कहते हैं कि ईरान का युद्ध हमने जीत लिया, फिर 5 दिनों का युद्ध विराम भी कर देते हैं। ये सारी बातें सामान्य जन को भी समझ में आती हैं, लेकिन कांग्रेसियों को और उनके पूरे इकोसिस्टम को, वामपंथियों को, लिबरल गैंग को, इन लोगों को समझ में नहीं आती है। एक संकट है, पूरा विश्व लगभग अभी युद्ध की चपेट में है, चाहे वो इजराइल का हमास से हो, लेबनान से हो, पश्चिम एशिया पूरा युद्ध में है। रूस यूक्रेन का कुछ पता नहीं चल रहा है। और भारतवर्ष में शांति है, सब कुछ है, इसके बावजूद ये लोग देश को अस्थिर करना चाहते हैं। हालांकि ये घरेलू का प्रश्न हो गया, तो पहले विदेश नीति का प्रश्न। ट्रंप को क्या हुआ, क्यों डर गए वो, या फिर इसके पीछे कोई और चाल है? या वो, एक खबर ये भी आई कि उन्होंने युद्ध विराम का भी उल्लंघन कर दिया, 1-2 मिसाइल बीच में भी दाग दिए हैं। तो ट्रंप जिस अस्थिर प्रकृति के व्यक्ति हैं, उसमें ये तो कोई खास बात लगती नहीं। लेकिन आखिर एजेंडा क्या है उनका और इजराइल का? जी, देखिए, मुझे लगता है कि ट्रंप यानी कि अमेरिका इस युद्ध में थोड़ा फंस गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि उन्होंने ईरान को कैलकुलेट करने में थोड़ी सी उनसे भूल हुई, चूक हुई। उनको ये लग रहा था कि ईरान के पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है, और अगर हम खमैनी को मार गिराएंगे तो जल्दी ही वहाँ सरकार चली जाएगी, और सरकार के जाते ही जो आम जनता है यानी आराम से वो तख्ता पलट कर सकते हैं, रेजीम चेंज कर सकते हैं। ऐसा उनका मानना था कि 2-3 दिन में हम स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमला करेंगे, खमैनी को मार देंगे, तो उसके बाद अपने आप सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको ये नहीं पता था कि ईरान पहले से ही प्लान बनाकर बैठा है, क्योंकि ये युद्ध आज शुरू नहीं हुआ, ये शायद उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन इजराइल और हमास के बीच में ठनी थी। उस वाकया को भी 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। और जिस प्रकार से ईरान ने हमास की मदद की, हिजबुल्लाह और हूती के माध्यम से भी इजराइल पे लगातार हमले किए गए, और उसके बाद अमेरिका भी इजराइल के कहने पे बीच में ब्रीफ समय के लिए कूदा और कैलकुलेट यानी थोड़ा बहुत ईरान के ऊपर हमले हुए। हालांकि ये भी बोला जाता है कि पहले बता दिया गया था ईरान को कि हम 2-4 मिसाइलें दागेंगे, लेकिन वो एक अलग मंजर था। अभी जो ईरान में हुआ उसमें कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका अपने स्ट्रैटेजिक गोल को पूरा करने के लिए युद्ध में कूदे, और उनको लगा कि 2-3 दिन में ही ईरान हथियार डाल देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खुमैनी के चले जाने के पश्चात भी, उनके इंतकाल के बाद भी, जिस तरीके से एकजुट तरीके से ईरान लड़ा है, वो इसलिए लड़ा है क्योंकि आप भी जेएनयू के हैं,
और हम लोगों ने जेएनयू में सुना है कि किस प्रकार से कार्ल मार्क्स की बातें होती हैं, और उनका जो एक फेमस विचार है कि धर्म आम जनता के लिए अफीम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि धर्म को अगर राष्ट्रवाद के साथ लपेट दिया जाए तो वो अफीम नहीं, चरस बन जाता है। तो मुझे लगता है ईरान में कुछ वही हुआ है। ईरान के लोग धर्म के साथ साथ राष्ट्रवाद के नाम पर कि हमें ईरान को एकजुट रखना है, बाहरी ताकतों से पहले निपट लेते हैं, उसके बाद आपस में डिफरेंसेस सुलझा लेंगे। तो अभी पूरा ईरान एकजुट तरीके से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, और इसी वजह से अमानतुल्लाह खमेनी के चले जाने के पश्चात भी लगातार नए नए नेता आ रहे हैं, और उनका भी जो मंजर होगा वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के लोग वर्तमान में सरकार के साथ खड़े होते नजर आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये बात और है कि जो वहाँ की आईआरजीसी है, जो कि एक रिलीजियस आर्मी है या एक दस्ता है जो आर्मी को भी और सत्ता को भी और आम जनता को चलाता है, तो वो भी मजबूत तरीके से लगा हुआ है। और कई लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है कि ईरान के पास अच्छी खासी ड्रोन और मिसाइल की सैन्य ताकत है, और एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल दरवाजे पर बैठा है, जिसकी वजह से अमेरिका भी कुछ खास उनका बिगाड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि अमेरिका के भी राष्ट्रीय सलाहकार ने ऐसा मीडिया के हवाले से खबरें आई कि ट्रंप चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ कार्रवाई कर दी जाए ताकि ईरान वहां से रास्ता खोलने पर मजबूर हो जाए। लेकिन वहां के भी सलाहकारों ने ट्रंप को यही हिदायत दी है कि अगर वो इतना सकरा एरिया है कि अगर वहां पे ईरान चाहे तो एक आड़ा नाव खड़ा करके भी पूरे ट्रैफिक को बाधित कर सकता है, और उनकी वहां पे मजबूत पकड़ है। और ऐसे में बड़े से बड़े युद्धपोत को भी ईरान अमेरिका के युद्धपोत को गिरा सकता है अगर हमने उनको ज्यादा परेशान किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक ट्रंप साहब से हुई है। पूरी दुनिया में युद्ध रुकवाने वाले अब लगातार मिमिया रहे हैं, ललकार रहे हैं। उन्होंने यूरोप को भी बोला, जापान को भी बोला, ऑस्ट्रेलिया को भी बोला कि भाई साहब आइए, तो सबने हाथ खड़े कर दिए हैं कि आपकी लड़ाई है, आप इसको थोड़ा देखिए। और उसका कारण भी है कि जिस प्रकार से ट्रंप ने नेटो के साथ बिहेव किया, रशिया यूक्रेन के युद्ध में नेटो को ही बीच में फंसा के भाई साहब खुद निकल लिए, या नेटो को भी बोला कि अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका आपके साथ आए तो आपको हमारे हमारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। तो जब ट्रंप ने ठेंगा दिखाया तो अब तथाकथित नेटो की सॉलिडारिटी भी ढहती हुई नजर आ रही है, और उन्होंने भी अमेरिका को ठेंगा दिखाया, और इस पूरे युद्ध में अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रही बात आपने भारत के अपोजिशन की बात की, पार्लियामेंट में चल रही लगातार जो बेहूदगियां हमारा वर्तमान विपक्ष कर रहा है, मुझे लगता है जी, पहले आप एक को जोड़ दीजिए। हाँ, आपका माइक बंद है। उस पर आएंगे, एक आध एनेक्डोट और जोड़ देता हूं। अचानक से हमारे विपक्ष के की छातियों में दूध उतरा नहीं, दूध के झरने बहने लगे पाकिस्तान के लिए, कि भाई पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पता चला कि पाकिस्तान के एक जहाज को ईरान ने जल डमरू मध्य से लौटा दिया, जो कराची जा रहा था, और कहा कि इसको इजाजत नहीं है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, डॉक्टर अमित मुझे जरा बताइएगा कि जो भिखारी देश खैरात पर पल रहा है, जिसके यहाँ आटे और चावल के लिए भगदड़ मच रही है, उस देश को अचानक अपना नायक बनाना। जब ऑपरेशन सिंदूर के समय उल जलूल बयान ट्रंप ने दिए तो विपक्ष के लिए वो सब कुछ सही था। अब जब ट्रंप बयान दे रहे हैं तो विपक्ष कह रहा है कि ये तो कुछ नहीं हुआ। जल डमरू मध्य से जब भारतीय जहाजों को निकलने की बात थी तो मोदी से नहीं हो पाएगा, भारत से नहीं हो पाएगा। जब निकल गया
तो ये तो ईरान ने भारतीय लोगों की सॉलिडेरिटी देख कर दिया है। भाई भारतीय लोगों की कोई सॉलिडेरिटी नहीं है, वो मुसलमानों की अपने एक अब्बा, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो 3 देशों की विदेश नीति से चलते हैं, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान। और सारे शिया मुसलमान उतर गए हैं। ये कश्मीर के वही मुसलमान हैं जिन्होंने अपने 3.5 लाख हिंदू पड़ोसियों को जिबा किया, हलाक किया, भगाया, और क्या क्या नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आखिर विपक्ष क्या चाह रहा है? इस देश में आग लगाना, इस देश को पूरी तरह अस्थिर करना, बर्बाद करना। थोड़ा सा इस पर आइएगा, और बाकी विदेश नीति के एंगल से कि आखिर मोदी सरकार की इस चुप्पी, क्योंकि स्थितियां तो बिल्कुल काबू में हैं, लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे पर कुछ बोलती भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बयान दिया संसद में, लेकिन उन्होंने ईरान के संकट से खुद को पूरी तरह, क्योंकि भारत उसमें कहीं भी कोई भी पार्टी नहीं बनने जा रहा है। इन दोनों सवालों को आप जरा एड्रेस करें हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, मैंने पहले ही बोला कि भारत का विपक्ष जो है वो उसका मानसिक रूप से वो दिवालियेपन के कगार पे है, ये दिवालिया हो चुका है। और ये आज नहीं हुआ है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है, या यूँ बोलें कि 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, तो विपक्ष को एजेंडा ही नहीं मिल रहा है। और जब एजेंडा नहीं मिल रहा है, तो वो एक फेल्ड स्टेट, एक आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान के एजेंडे को लेके आके आने की बात कर रहा है। हालाँकि उसमें भी वो बेवकूफ़ी भरा रवैया अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि वो ईरान के बीच में मध्यस्थता करे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले आसिफ मुनीर का बयान आया था और उन्होंने लिटरली धमकी दी अपने देश के शिया क्लैरिकों को, मौलवियों को, कि अगर आपको इतना ही प्यार है ईरान को लेकर, तो आप पाकिस्तान छोड़ें और ईरान में जाके लग जाएं और वहाँ मदद करें लोगों की। तो जो पाकिस्तान है वो कभी भी ईरान के तरफ है नहीं, और उल-जलूल बयान वो बक रहा है, और शायद इसी का नतीजा है, क्योंकि आसिफ मुनीर के बयान के बाद ही ईरान ने पाकिस्तान के जो बेड़ा था उसको पार करने नहीं दिया। वो बोला कि आप वापस जाइए, नहीं तो आपको देख लिया जाएगा। तो हमारा जो विपक्ष है वो राहुल गांधी जी के बचपने के नेतृत्व में चल रहा है, और उसी वजह से वो उल-जलूल हरकतें कर रहा है। वहाँ पे 2-4 समझदार लोग भी हैं, लेकिन पता नहीं वो भी अपने होठ सिए हुए बैठे हैं। विपक्ष चाहता है कि भारत जो पिछले कुछ समय से अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बखूबी अख्तियार किए हुए है, क्योंकि जैसा आपने बोला, या विपक्ष भी बोल रहा है कि मोदी जी काहे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पे कई सारे बयान आ चुके हैं, तथ्य भी हैं, क्योंकि पहले वो बोल रहे थे नरेंद्र सरेंडर, लेकिन उसको भी लेकर जनता में उनकी दाल गली नहीं, या उनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बार-बार ये जताने की कोशिश की कि ट्रंप के कहने पे हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। जबकि ये जो पूरा ट्रेड नेगोशिएशन हुआ यूरोप के साथ, उसके बाद ही ट्रंप साहब मजबूर हुए और भारत के साथ भी उन्होंने टैरिफ और ट्रेड समझौते की बात कही। ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पूरे के पूरे टैरिफ को ही लीगल करार दे दिया, वो एक अलग विषय है। लेकिन अमेरिका का बार-बार ये बोलना कि ट्रंप का बोलना कि भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है, लेकिन डेटा कहाँ है? पिछले 6-7 महीने से यही बातें लगातार मीडिया में चल रही हैं, लेकिन 6 महीने से यानी बंद करने का मतलब है कि आप एक बूंद भी तेल रशिया से नहीं ले रहे हैं, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। हर महीने का डाटा है, रशिया से लगातार तेल आ रहा है, और ये रशिया यूक्रेन युद्ध 3 साल से ऊपर से चल रहा है, और जब जैसे ही रशिया वहाँ युद्ध में फँसा, उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, तो भारत रशिया की मदद के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि वो भी कई क्रूशियल मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा हुआ है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल और डीजल के दाम में 1 इंच की बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई चुनाव आए, कई चुनाव चले गए। 3 साल से पूरा विश्व
बहुत सारे युद्ध देख रहा है, महंगाई हमारे पड़ोसी मुल्कों को तो छोड़ ही दीजिए, यूरोप के मुल्कों में भी आसमान छू रही है, लेकिन भारत में अभी तक इन सारे प्रोडक्ट पे लगाम लगाया हुआ है। वर्तमान ईरान के साथ मुद्दा थोड़ा क्रूशल है, जल्दी वहां पे शांति अगर नहीं हुई तो भारत में भी इसके असर महंगाई पर दिखेंगे ही। जी व्यालोक जी। जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, और उसके बाद कुप्रिया चिनेत नामक एक प्रवक्ता ने यह भी कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री पैनिक फैलाते हैं, कभी कोविड में फैलाते हैं। भाई वो देश को तैयार करते हैं। खैर उस पर नहीं जाएंगे, आपने भी घरेलू मुद्दों पर बहुत बोल दिया। मेरा अंतिम सवाल है और इसको चाहेंगे कि आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर देखें। सऊदी अरब ने अपने बेस का इस्तेमाल करने की आखिरकार इजाजत दे दी है अमेरिका को। अभी तक वो हिचक रहा था, वो इसमें पार्टी नहीं बनना चाह रहा था। ईरान, उसका पाकिस्तान के साथ एक समझौता था, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी कोई मदद नहीं की। ईरान ने उस पर भी बम बरसाए, यूएई पर भी बम बरसाए, तमाम जितने भी खाड़ी देश थे। अब मुझे ये बताइए, हालांकि युद्ध की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो नया एंगल आया है इसको कैसे देखा जाए और इससे युद्ध पर क्या असर पड़ रहा है? बाकी तो भारत के एंगल से बाकी सब चीजें हम बात कर लें, थोड़ा सा इसको और अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। जी हाँ, मेरा ये मानना है कि ये कोई नया एंगल नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि कहीं ना कहीं जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा की कुर्सी को लेके पिछले कई सालों से दावे और प्रतिदावे किए जाते रहे हैं। ईरान के खमैनी साहब भी चाहते थे कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बन जाए, और शायद इसी का कारण था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इजराइल और हमास के बीच में युद्ध होता है, क्योंकि हमास जो है वो एक सुन्नी ग्रुप है, लेकिन उसकी मदद पर्दे के पीछे से एक शिया देश और हिजबुल्ला और हूती कर रहे हैं, जो कि एक शिया आतंकवादी संगठन है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुन्नी देशों में ईरान के प्रति कोई सहानुभूति आई नहीं, और जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ तो ये सारे के सारे मुल्क अमेरिका के साथ ही खड़े थे, क्योंकि यानी ईरान ने, चाहे वो बहरीन हो या कतर हो या फिर यमन हो, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, इन सब के कई ठिकानों पर, यहाँ तक कि तेल के ठिकानों पर भी हमला किया है। तो इसलिए सुन्नी देश नहीं चाहते हैं कि ईरान मजबूत हो, और ईरान को भी अब ये पता चल गया है कि लोग हमारे साथ नहीं हैं, इसलिए इन पर हमला हो रहा है। जल्दी ये ईरान के लोग पाकिस्तान पे भी हमला करें इंशाअल्लाह, हम यही चाहेंगे, क्योंकि वो भी उलझुल बकरा है ईरान के खिलाफ। तो खैर, हालांकि पाकिस्तान को तो हमारा जो मित्र अफगानिस्तान है वही ठिकाने लगा देगा, इसकी पूरी उम्मीद है। तो ये सिया सुन्नी विवाद आज से नहीं, बहुत सालों से चल रहा है और ये चलता रहेगा। यहाँ जो यूएई को लेकर मेरा मानना है कि पिछले कुछ समय से वो एक प्रोग्रेसिव विदेश नीति की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने आप को यानी इस्लामिक कट्टरता से थोड़ा दूर रखने की कोशिश की है। वो अपनी आवाम की उन्नति और तरक्की चाहते हैं, और मुझे लगता है अगर वो उसी राह पे आगे बढ़े, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा। सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी अच्छा नहीं होगा, पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव विचार इन देशों के मध्य आए, क्योंकि जब तक प्रोग्रेसिव विचार इनके मध्य नहीं आएंगे तो पूरा जो विश्व है उसमें शांति की प्रक्रिया स्थापित नहीं होगी। हालांकि मुझे पता है कि ऐसा सोचना बेमानी सा होगा, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब इनका हृदय परिवर्तन हो जाए, और जो कि वर्तमान में भी दूर की कौड़ी नजर आते हैं, इसको बड़ा समय लगेगा। लेकिन छोटी सी भी पहल है, ऐसा अगर नजर आता है तो मुझे लगता है उसको एनकरेज करना चाहिए। और वर्तमान परिस्थितियां संकट में हैं, आपने बिल्कुल सही बोला। मोदी जी चाहते हैं कि हम सारे लोग कॉशियस हो जाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, और भारत ना तो न्यूट्रल है, क्योंकि ईरान के जंगी जहाज भारत आए थे नौसैनिक एक्सरसाइजेस के लिए, मिलन के लिए, और जब युद्ध शुरू हो गया तो 3 से 4 युद्धपोत भारत थे। जब एक जाने लगा तो अमेरिका ने उसको डुबो दिया, उस पे हमला किया।
तो ईरान ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, बाकी जो 3 हैं उनको आप अपने बंदरगाहों पे शरण दीजिए, और भारत ने शरण दी। और भारत लगातार ये बोल रहा है कि युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है, अपने विवादों का निपटारा शांतिपूर्वक तरीके से किया जाना चाहिए। तो उसी राह पे हम लोग लगातार चल रहे हैं। लेकिन ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी विजनरी नेता हैं। उनको पता है कि स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेन कहां तक रखना है। हमें पता है कि युद्ध में कितना अंदर जाना है, अपने स्ट्रैटेजिक गोल को कितनी जल्दी पूरा करके युद्ध में से बाहर भी आ जाना है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने देखा कि 3 से 4 दिन तक हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किए और हमने अपने स्ट्रैटेजिक गोल को पूरा किया। और जब पाकिस्तान मिमियाने लगा, रिक्वेस्ट किया, तो हम लोग वापस आ गए। हमने ये भी चिताया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हमने अपनी आतंकवाद के प्रति डॉक्ट्रिन को चेंज किया। अभी प्रहार आई है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पे बात चल रही है, और हमने बोला है कि अब छोटा सा भी हमला भारत पर किया गया तो उसको बहुत बड़ा हमला माना जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा। तो मुझे लगता है अमेरिका को भारत से सीखने की जरूरत है। एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी ट्रंप के पास है नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा अच्छा मित्र मानते हैं। तो अपने मित्र से कुछ बातें सीख लें कि युद्ध कैसे शुरू होता है और कैसे फटाक से खत्म भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो अभिमन्यु की तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा ना ही हो कि अभिमन्यु का जो हश्र हुआ वो ट्रंप का हो जाए। हालांकि अभिमन्यु और ट्रंप में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो ये मैं सिर्फ दर्शकों को समझाने के लिए बोल रहा था। तो अभी अमेरिका चक्रव्यूह में फंसा है। अब देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, वो आने वाला समय जल्दी ही बताएगा। तो दर्शकों, डॉक्टर अमित ने जितने विस्तार से बातें बताई, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अगर कहीं भी लगे कि हमने बहुत काम की बातें की हैं, तो इसको आप पसंद करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए, कई देशों में आंशिक लॉकडाउन लग गया है। चीन जैसे देश ने अपने लोगों को सीमित करना शुरू कर दिया है। भारत में चूंकि मुझे बार बार याद आती है, हमारे एक सीईओ साहब थे, वो कहते थे एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रजातंत्र के आधिक्य ने हम सब लोगों को बड़बोला बना रखा है। हम ना अपने देश के प्रति, हम केवल और केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि तैयार रहना चाहिए, और ये संकट है, विश्वव्यापी संकट है, ग्लोबल विलेज है। उस संकट में उन्होंने अगर तैयार होने की बात की, तो हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम बाइक और कार लेकर लंबी कतारों में लग जाएं। इसी से रिलेटेड एक किस्सा ये भी है कि चर्च ने अपील की थी कि आप लोग फलानी वस्तु का थोड़ा कम उपभोग करें। तो जिनके पास वो वस्तु ज्यादा थी, उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने वो लौटानी शुरू कर दी केंद्रों मैं पर। इसी में और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक समय बोला था कि एक वक्त का खाना खाइए, और उस समय पूरे देश ने माना था। और इसलिए भी माना था कि उस समय का विपक्ष कहीं ना कहीं, और वो सरकार के कड़े निर्णयों में भी जो देश के साथ विषय होते थे उसमें खड़ा हो जाता था। लेकिन वर्तमान में एक पप्पू हमारे विपक्षी पार्टी में बैठा है। ऐसे में किसी भी हालांकि तरह का रिक्वेस्ट करना जनता से, हालांकि वो फिर उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ले जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ असहमत हूँ डॉक्टर अमित से। मैं उसको पप्पू नहीं, विषधर मानता हूँ, जो बाकायदा बारूद छिड़क कर केवल माचिस लगाने की कोशिश कर रहा है। दर्शकों, श्रोताओं, अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा विराम लेंगे। व्यालोक वाणी को आप जितना स्नेह और प्रेम देते रहें, कृपया देते रहें। डॉक्टर अमित और मुझे दीजिए विदा। डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।